नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट स्टडी में। प्लस पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। हमारी जो श्रृंखला चली आ रही है हरियाणा पुलिस की, आज हम इस वीडियो में उसे निरंतर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण से हमें क्या नुकसान होता है। ओजोन परत के क्षरण से हमें कैंसर होती है। कैंसर भी कौन सी? स्किन कैंसर, जो त्वचा पर कैंसर होती है। क्यों? क्योंकि ओजोन परत में जो होल हो चुका है, जो छिद्र हो चुका है, उसमें से अल्ट्रावायलेट रे निकलती है, पराबैंगनी किरणें। तो वो जब स्किन पे पड़ती हैं तो वो कैंसर का कारण बनती हैं। ओजोन परत के क्षरण से हमें नुकसान क्या है? कैंसर, स्किन कैंसर। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं जो साइंस हमें बताता भी, हमें भी रखने चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? प्रचुर मात्रा में मिलती एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मिलती है हमारी अर्थ की भूपर पट्टी में, हमारी पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा मिलने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। याद रखिएगा इसे। अगले प्रश्न की तरफ, हरियाणा जीके से संबंधित ये प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ है? हिसार। देखिए, ये आपसे हरियाणा जीके में पूछ सकता है, नेशनल लेवल की जीके में भी पूछ सकता है। हिसार में जो HAU है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन किसने किया था और किस वर्ष में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। देखिए, पहली बार ही इसका इनॉग्रेशन होते ही इसमें धान पर शोध का कार्य शुरू हो गया था। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हिसार में, HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। गीता से संबंधित ये प्रश्न है। जैसा कि हरियाणा ग्रुप डी ने ये कई प्रश्न पूछे थे गीता से संबंधित, लगभग हर पेपर में 1-2 प्रश्न था। तो आप याद रखिएगा, महाभारत गीता से संबंधित प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखें। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस जगह पर दिया था? आप सभी जानते ही होंगे, कुरुक्षेत्र में दिया था। कहाँ पर दिया था? किस सरोवर के निकट दिया था और किससे दिया था? ये बात आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए और ये जरूर बताइएगा कि गीता का उपदेश किसे दिया गया था और कहाँ दिया, माफ कीजिएगा, किस सरोवर के निकट, किस वृक्ष के निकट दिया गया था। श्री कृष्ण ने किस सरोवर के निकट दिया था? कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिख सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम क्यों पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है अनुपयुक्त जलवायु के कारण। अनुपयुक्त इन द सेंस की वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश होते हैं, तो वहाँ पर माफ कीजिएगा, जनसंख्या कम पाई जाती। जनसंख्या घनत्व वहाँ का बहुत ही कम, वहाँ के कोई प्रॉपर निवासी नहीं होते, कोई प्रॉपर वहाँ का निवासी नहीं होता अनुपयुक्त जलवायु के कारण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी बहुत ज़्यादा, आप ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल में जो गैसेज मौजूद हैं, वो गैस सौर ऊर्जा को, मतलब सूर्य की जो प्रॉपर ऊर्जा आती है पृथ्वी पर, उसे रोकते हैं, उसके रास्ते में बैरियर का काम करती हैं। तो इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बांग्लादेश में कौन सी मुख्य नदी है जो गंगा नदी की मुख्य शाखा नदी है? बांग्लादेश में एक पद्मा नदी है, जो बांग्लादेश की तो मुख्य नदी है और वो गंगा नदी की एक शाखा नदी है, यानी कि एक सहायक नदी भी हम कह सकते हैं, जो बांग्लादेश की है। माफ कीजिए, सहायक नहीं, गंगा नदी से निकली हुई एक नदी है जो बांग्लादेश की मुख्य नदी बन जाती है। उस नदी का नाम है पद्मा नदी। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा के किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है? हरियाणा जीके से संबंधित यही प्रश्न कई बार पूछा है हरियाणा ने अपनी परीक्षाओं में। मंदिरों की अधिकता के कारण कहा जाता है भिवानी को, लेकिन एक कैथल को भी छोटी काशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप कारण बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि कैथल को किस वजह से छोटी काशी कहा जाता है। वैसे मंदिरों की अधिकता के कारण तो भिवानी को कहा जाता है, लेकिन कैथल को भी छोटी काशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है।
सेंटर लेवल की परीक्षाओं में भी और स्टेट लेवल की भी अन्य परीक्षाओं में, न सिर्फ हरियाणा ने बल्कि और भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। एचटेट में भी पूछा गया, सीटेट में भी ये प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन बॉर्डर बनाती है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय पाकिस्तान की सीमा के बीच की रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न फिर से हरियाणा जीके से संबंधित। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस शहर में लगता है? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगता है फरीदाबाद में। क्यों लगता है, मतलब इसके पीछे स्टोरी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अरबी यात्री अल मसूदी ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? अरबी यात्री अल मसूदी ने राजा इंद्र द्वितीय, जो एक राष्ट्रकूट नेता थे, माफ कीजिए राष्ट्रकूट राजा थे। राष्ट्रकूट आप वंश आपने सुना होगा इतिहास में, तो राष्ट्रकूट राजा थे राजा इंद्र द्वितीय, उनके शासनकाल में अरबी यात्री अल मसूदी ने भारत का दौरा किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने किस अखबार का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया था। याद रखिएगा इस बात को भी, महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, टाइम मिले तो पढ़ के देखिएगा। लेकिन पहले तो हम प्रश्न की तरफ ही बढ़ते हैं। इसके जो राइटर थे वो थे स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग अभी फिलहाल ही कुछ ही टाइम पहले उनकी डेथ हुई है। एक साइंटिस्ट थे वो, आप सभी जानते ही होंगे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, स्टीफन हॉकिंग जो थे वो लाचार थे, ना वो चल सकते थे ना वो बोल सकते थे। उनके पास एक मशीन थी, उसी से वो लिखकर कुछ बताया करते थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरे पास करने के लिए और कुछ है ही नहीं, मैं करूं क्या? तो मैं सोचता रहता हूँ इस तारामंडल के बारे में, इस साइंस के बारे में। सोचते सोचते मैं इनकी वजह तक जाना चाहता हूँ, तह तक जाना चाहता हूँ और पहुंचा भी हूँ। तो दोस्तों इस बात को आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी परीक्षा के लिए, बहुत से ज़्यादा मेहनत कीजिए। उन्होंने इस हालत में भी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था और माशाल्लाह आप तो ठीक ठाक हैं, तो आपके लिए तो ये मुश्किल होगा ही नहीं। चलिए अब मुद्दे से न भटक के हमारे प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व, सॉरी माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। एक 70 kg के मनुष्य में लगभग 43 से 47 किलो तक ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, फेफड़ों से शरीर में ऊतकों तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? ये बात भी आप सभी जानते होंगे, साइंस में पढ़ी होगी। लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये बात भी आप लोग जानते होंगे, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा है हरियाणा ने अपनी परीक्षाओं में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतिहास से संबंधित हमारा प्रश्न है, बंगाल की लड़ाई के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। आप सभी जानते ही होंगे। बैटल ऑफ प्लासी ये किस लिए हुआ था? आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ था, और किसके बीच हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर लिख दीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला फ्रांसीसी वायसराय कौन था? पहला फ्रांसीसी वायसराय था फ्रांसिस्को डी एल्डीमा। 1550 में लगभग भारत में पुर्तगाली शासन शुरू हो गया था। तब पहली बार जो वायसराय बने थे वो थे फ्रांसिस्को डी एल्डीमा। वो भारत के पहले फ्रांसीसी वायसराय थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई? 1959 1959 में। और 1957 में एक कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। उसी के बेसिस पे भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। उन्होंने तीन टाइप का पंचायती राज सिस्टम दिया था। एक तो जैसे गांव में पंचायती राज हो गया, एक फिर वो ब्लॉक समिति वाला आप सभी समझते होंगे, और एक फिर
डिस्ट्रिक्ट बेस पे, जिला वाइज उन्होंने 3 टायर का पंचायती राज का उल्लेख किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? हरियाणा जीके में भी पूछ लेते हैं, इंडिया जीके में भी पूछ लेते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल हो गई। तो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे ले कबूर्जर। हरियाणा कलर की परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न, एचटेट की परीक्षाओं में भी और पीजीटी टीजीटी की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। ले कबूर्जर ये थे फ्रांस से, फ्रांसीसी वास्तुकार थे, इन्होंने ही चंडीगढ़ का नक्शा बनाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और बात पूछ लूँ कि चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ पड़ा किस लिए था? चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ किस लिए पड़ा था? कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर लिख दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जापान की संसद को कहा जाता है, जापान की संसद को कहा जाता है डाइट संसद, डाइट पार्लियामेंट। जापान की संसद को डाइट पार्लियामेंट कहा जाता है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूएसए की संसद को क्या कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा जो प्रश्न है वो भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था 1920 में, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। एक रिसेंटली एक मूवी आई थी गोल्ड, आपने देखी हो। देखिए तब भी भारत ने ओलंपिक खेले थे, लेकिन किसके शासनकाल के, किसके अधीन होकर खेले थे? ब्रिटिश के अधीन होकर। तो ब्रिटिश के अधीन भारत ने 1920 में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। समर ओलंपिक शायद उस टाइम पे बेल्जियम में हो रहे थे, तो आप याद रखिएगा 1920 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अब बढ़ते हैं अपने मास्टर ऑफ द वीडियो क्वेश्चन की तरफ। वीडियो में हमारे आज इतना ही था, तो अब आप मास्टर ऑफ द वीडियो क्वेश्चन को देखिए और इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है? आपको ऑप्शन मिले बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। चलिए अब आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।